नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल IK हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हिंदी TGT PGT 2016 साक्षात्कार इंटरव्यू से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें आज भाग 59 होगा। 58 भाग आपके पूरे हो चुके हैं, यानी सवाल हमारा जवाब भी हमारा में 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। तो कहीं ना कहीं आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे पूछे जाएंगे। तो एकदम ये नहीं है कि जो प्रश्न बता रहे हैं वही आयोग पूछेगा, लेकिन एक आधार ये है कि इसी स्तर से आपसे पूछे जाएंगे, तो कहीं से भी वो उठा के पूछ सकते हैं कुछ भी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्वालिफाई हुए हैं, इतने नंबर अगर लाने की आप में हिम्मत थी इंटरव्यू में आने की, तो आप सभी चैप्टर या सभी जो उसमें अध्याय थे आपने ज़रूर टच किया होगा और सभी प्रश्नों को ज़रूर देखा होगा और प्रश्नों को याद किया भी होगा। तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो आपने देखा नहीं हो, सुना नहीं हो, याद मौके पे भले ही ना हो, लेकिन प्रश्न सभी देखे हैं और वर्तमान में आपसे वहाँ पूछेंगे याद रहता है कि नहीं, वो तो समय की बात है, लेकिन सभी प्रश्न आप देखे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अगर देखे रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द वहाँ पर दिमाग में आ जाएगा कौन सा प्रश्न बताया गया था, कौन सा प्रश्न हम देखे हैं। तो वहाँ आपके लिए बहुविकल्पी तो रखा नहीं जाएगा कि 4 उत्तर रख दिया गया और आपसे बताना है कि इनमें से ये हैं कि ये हैं कि ये हैं। ठीक है, आपको वहाँ मस्तिष्क पे जोर दे के देखना होगा, मस्तिष्क के द्वारा देखना होगा कि कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब कौन सा है जो हम इसको पढ़े हैं। तो इसी तरह से वहाँ पूछे जाएंगे, तो वहाँ विकल्प की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है। अब ये नहीं कि चलिए वहाँ चलेंगे तो प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, ये तो सब लोग जानते हैं साक्षात्कार में कैसे होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना दिन से लगे हुए हैं, इंटरव्यू सबसे बाद में लगा है हिंदी का, और इतना समय भी मिला है। तो इसके लिए आप लोग अभी भी आप लोग के लिए 10 दिन का समय है। जिनका 10 नवंबर को लगा उनका 10 दिन का, बाकी जिनका दिसंबर में लगा उनका 1.25 महीने का लगभग है, 1 महीने 10 दिन का। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10/11 के बाद छुट्टी है लगभग 8-10 दिन की, कुल मिला के 23-24 से फिर प्रारंभ होंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है, समय है, और इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। सभी लोग का चयन कहीं ना कहीं अवश्य होगा। तो चैनल को अब इतनी बातें अगर सुन लिए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको मिलते रहें। बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक तो अवश्य कर देंगे। ठीक है, तो इतना काम आप करिए। इसके बाद ही वीडियो को फिर देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम प्रश्न पहले 10 सवाल आपके जवाब देते हैं, फिर आपको 10 प्रश्न देते हैं, क्योंकि प्रश्न 10 दिया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिसके आप लोग को जवाब सभी प्रश्नों के नहीं दे पाए। जो प्रश्न को बहुत ऐसे लोग हैं जो सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं और उनके सभी सवाल अच्छे भी रहते हैं और उनका जवाब जो रहता है सभी जवाब सटीक एवं सही रहता है। तो उसी तरह से सभी लोग कोशिश करिए कि हम भी उनकी तरह जवाब दें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया था, रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ। जी हाँ, रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ, तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए हम एक प्रश्न को हर वीडियो में डाल रहे हैं। रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ, तो आपको बताना है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन आपको ऐसे याद कर लेना है, 27-26। 27-26 अगर आप याद किए हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। 27-26 यानी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे इसको लिखने में। ठीक है, तो रामचरितमानस आप जान ही रहे हैं कब लिखा गया है, 1574। तो अब जान लीजिए 2 साल उसमें बढ़ा देंगे तो वहाँ तक जाएगा।
और इसमें 7 कांड है, आप जान रहे हैं। 4 इसमें संवाद हैं, ठीक है। बाल अयोध्या, अरण किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर कांड है। सबसे ज़्यादा इसमें चौपाई का प्रयोग हुआ है। 4608 चौपाइयाँ हैं, 1074 दोहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। सबसे पहले टीका रामचरण दास ने लिखा, फिर इसके बाद सबसे पहले किसे सुनाया गया, रसखान को सुनाया गया है रामचरितमानस, ठीक। रामचरितमानस के अयोध्या कांड को हृदय कांड कहा जाता है और उत्तर कांड को आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इतना प्रश्न, बहुत प्रश्न है, लेकिन आगे चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, बच्चन सिंह के इतिहास का क्या नाम है। तो बच्चन सिंह ने जो इतिहास लिखा है, सभी वीडियो में हम एक इतिहास रख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इनके इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, ठीक है। बच्चन सिंह अलग हैं, हरिवंश राय बच्चन अलग हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा था, पद्मावत में शरीर यानी तन किसका प्रतीक है। तो तन आप लोग जान रहे हैं चित्तौड़ का प्रतीक है। चित्तौड़ आप पंक्ति में पढ़े होंगे, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंहल बुद्धि पद्मनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंत दिखावा, बिन गुरु जगत के निर्गुण पावा, ठीक है। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई रहो अब बंधा, माया। फिर इसके बाद राघव चेतन दूत शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो सबके लिए इसी पंक्तियां में सब प्रतीक बताया गया है। तन चित्तौड़ का प्रतीक है, तन चितौर, चितौर मतलब चित्तौड़। मन राजा की न, मन राजा का है। ही सिंघल, ही क्या है, हृदय सिंघल द्वीप का है। बुद्ध पद्मनी का है यानी पद्मावती का है। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यानी दुनिया संसार का है। गुरु सुआ, गुरु जो थे, सुआ मतलब तोता ही रमन, वो गुरु के रूप में है। पंथ दिखावा और बिन गुरु जगत के निर्गुण पावा। और फिर इसके बाद है राघव चेतन, जो है ये प्रतीक है आपके शैतान का, जो आपका TGT 2016 में आया भी है। और इसके बाद जो अलाउद्दीन है वो माया का प्रतीक बताया गया है। तो पंक्तियां आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपके पूरे सभी इसमें प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं बताइए। जी हाँ, मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं। तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, आप लोग जान रहे हैं। 3 भेद होते हैं, जिसमें सम, विषम, सम, विषम, अर्ध सम। ये 3 प्रकार के होते हैं मात्रिक छंद। सम जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। विषम जो 2 छंदों से मिलकर बनता है, जैसे कुंडलियां और छप्पय। अर्ध सम जिसके आधे इधर समान हो और आधे इधर समान हो, उसी को अर्ध सम मात्रिक छंद कहा जाता है। संभवतः आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, यमक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। तो यमक अलंकार की परिभाषा आप लोग जान ही रहे हैं, जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए, जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कई पंक्तियां हैं, बहुत सारी पंक्तियां हैं। जिसे कहा गया, मुझे सजना है सजना के लिए। तो सजना, सजना 2 बार आया है। अब करें मुझे सजना है सजना के लिए। पहले सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार करना, सजावट यानी श्रृंगार करना, और दूसरे सजना का अर्थ होता है पिया या पति।
किसके लिए सजना है, किसके लिए श्रृंगार करना है, पति के लिए। ठीक है, तो ये देखो इसी तरह से आपके जो दो रहेंगे, दोनों का अर्थ अलग अलग सब देखी है। फिर इसी तरह आपका है उर्मिला, उर्मिला। देखो एक है उर्मिला, फिर है उर्मिला। करें उर्मिला, उर्मिला विदा करो या समय नहीं है रोने का। यानी उर्मिला से कह रहे हैं कौन, लक्ष्मण कह रहे हैं उर्मिला के, उर मतलब हृदय, मिला मतलब मिला, हृदय मिला के कह रहे हैं हे उर्मिला अब विदा करिए, यह समय है यह समय रोने का नहीं है। बस इस तरह से बहुत है। काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, नगन जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है। फिर इसके बाद सपना, सपना समझकर भूल न जाना, तो इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं, तो आपको 1-2 याद कर लेना है। अगला छठा है अवधि की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। जी हाँ, अवधि की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपका बता दिया गया है बनौघी। मिर्जापुर इलाहाबाद में बनों के कारण बनौघी कहा गया। मिर्जापुरी, कोसली, बैसवाड़ी, बांसों की अधिकता होने के कारण बैसवाड़ी कहा गया। ठीक है, इत्यादि इतने नाम आपके अवधि की उपबोलियों के हैं। 7वां प्रश्न है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन हैं। प्राप्त करने वाले यहाँ था प्रथम कवि कौन है, तो आपके प्रथम कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत को जानते रहिएगा, ये पुरुष हैं। ठीक है, स्त्री नहीं है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि उनके बड़े जो बाल हैं बड़े बड़े हैं, तो कुछ लोग सुमित्रा से जानते हैं कहीं ये स्त्री ना हो। तो आपको आज क्लियर हो जाएगा कि ये पुरुष ही हैं, स्त्री नहीं है। नहीं तो आपसे आयोग में वहाँ पूछ भी लिया जाएगा, चलता है सुमित्रा नंदन पंत स्त्री है पुरुष, तो एक बार आप भी वहाँ सोचेंगे अगर स्त्री ना होते तो पूछते नहीं है। तो आप वहाँ हड़बड़ा के गड़बड़ा के तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, तो पुरुष ही हैं। ठीक है, हाँ, तिन्हीं को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला है, 1968 में मिला है हिंदी पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। फिर 68 के बाद 72 में मिला है किसको, दिनकर को। फिर 78 में अज्ञेय को। फिर 82 में महादेवी वर्मा को। फिर इसके बाद आपका 1984 पर संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। यानी ये किसी एक रचना पे नहीं, पूरे जितने रचना लिखे हैं उसको पूरी तरह से गहन किया, अध्ययन किया जाएगा, तब उस पर आपको दिया जाएगा। तो 1984 से पूछा जाएगा तो संपूर्ण साहित्य पर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हालावाद के प्रवर्तक कौन है बताइए। तो हालावाद के हैं हा से हाला, हा से हरिवंश राय बच्चन, और क्या। हरिवंश राय बच्चन, ये सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोस्त थे, इसको भी जानते रहिए। और जब हरिवंश राय बच्चन के पुत्र पैदा हुए अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन नाम सुमित्रा नंदन पंत ने ही दिया था। ठीक है, तो हालावाद के प्रवर्तक हैं। इन्हीं को हिंदी का वायरन कहा जाता है। विदेशी कवि से तुलना किया गया हिंदी का वायरन। जिस तरह से हिंदी का एडिशन, हिंदी का वायरन, हिंदी का स्टील, ठीक है, हिंदी का कानन डायल, इसी तरह से सभी हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। 2019 का व्यास सम्मान किसको मिला। जी हाँ, 2019 का व्यास सम्मान किसको मिला, तो नासिरा शर्मा। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन है, नासिरा शर्मा। अब इनको क्या माना जाए, मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। ठीक है, तो नासिरा शर्मा, इनकी रचना कागज की नाव।
कागज की नाव पर 2019 का व्यास सम्मान मिला है नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नासिरा शर्मा, ममता कालिया, अग्निहोत्री, किसरा सोबती, मन्नू भंडारी, ये 4 चीज़ जो हैं एकदम समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार इनमें से पूछा जाता है, चाहे एलटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे इंटरव्यू कहीं भी हो, इनसे जरूर पूछा था प्रश्न। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जी हाँ, हिंदी में मूल दीर्घ होते हैं तो मूल दीर्घ आपके 3 ही होते हैं। तो मूल दीर्घ है बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, यही मूल दीर्घ स्वर हैं। अगर पूछेगा हिंदी में दीर्घ स्वर तब 7 हो जाते हैं और बाकी 4 आपके वही जुड़ जाएंगे, ए, ऐ, ओ, औ। नहीं तो मूल दीर्घ स्वर 3 ही है। तो री नहीं है, री क्योंकि ऑलरेडी वो ह्रस्व ही है, री का दीर्घ नहीं होता। ये संस्कृत नहीं है, हिंदी है। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपके 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। समय आज थोड़ा ज़्यादा ले लिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ जितना समय लिया जाता है उससे कहीं ना कहीं आपको दुगुना तिगुना फ़ायदा मिलता है। हम फालतू समय बिल्कुल नहीं लेते, एकदम आपका समय नहीं गंवाते। चलिए, समय आपके लिए जो है बहुत ही मोस्ट है, तो जो समय देंगे वो जो इसमें बताया जा रहा है वो आपके भविष्य के लिए ही जानकारी दी जाती है। चलिए आज के सवाल पर चलते हैं। आज का सवाल, तो आज का सवाल क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। पहला सवाल, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति, इसको हम विच्छेद कर दिए हैं। वक्रधन उक्ति, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दूसरा है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख के बताना पड़ेगा। तीसरा है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जी हाँ, संकर शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न अच्छे अच्छे रखे जाते हैं। चौथा है, कुछ प्रयोगवादी कवियों के नाम बताइए। जी हाँ, कुछ प्रयोगवादी कवियों के नाम बताइए। कुछ प्रगतिवादी के, कुछ द्विवेदी युग, कुछ छायावाद, कुछ भारतेंद्र युग, कुछ आदिकाल, कुछ भक्तिकाल, कुछ रीतिकाल, कुछ नकेनवाद, कुछ रीतिकाल। तो सभी से भी आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद करिए। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद करना है, तो आपको आता है, पूरी तरह से संधि आता है। आप लोग उत्तर का जवाब भी दे ले जाएंगे। निरुत्तर 2 बार आ गया है। तो अगले में चलते हैं 6वें नंबर पर। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है बताइए? जी हाँ, पद्मावत की नायिका जान रहे हैं। बीसलदेव रासो की नायिका जान रहे हैं। तो पद्मावत यानी जायसी पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है बताइए? रसज्ञ रंजन के नाम से किसे जाना जाता है? और रसज्ञ रंजन रचना भी है, तो आपको बताना किसे जाना जाता है और किसकी रचना है। अगले पर चलते हैं, साहित्य यानी हिंदी साहित्य का अतीत किस कवि की रचना है? किस कवि का इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत? तो 4 इतिहास है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का अतीत किस कवि की रचना है? अमीर खुसरो की कोई पहेलियाँ सुनाइए। तो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, खालिक बारी आदि आदि बताए हैं। मुकरियाँ ये सब रचनाएं लिखे हैं। तो यहाँ पहेलियाँ सुनाना है। कोई भी पहेली आप वहाँ जब जाएंगे तो पूछ सकते हैं, कोई पहेली सुनाइए। तो 2 3 4 5 6 7 जो आपको याद होगा उसमें से एक याद कर लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, तुलसी जी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है? जी हाँ, तुलसी जी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है? इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। तो अब तो आपके 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आप इसके जो जवाब हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा और कोशिश करिएगा सभी प्रश्नों के जवाब दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।